नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम जो है ईपीएफओ का ईओ एओ और एपीएफसी वाला वो 2 जुलाई को होने वाला है। एग्ज़ाम में 2 ही दिन बचे हैं, यानी आज का दिन और कल का दिन। तो अभी का जो टाइम है वो पूरी तरीके से रिवीजन में और प्रैक्टिस में जो है वो स्पेंड होना चाहिए। अब कुछ भी नया बिल्कुल मत पढ़िए, जो भी पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो उसी में आपकी हेल्प करने के लिए जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, तो इनके कुछ क्वेश्चंस जो है वो रह गए थे। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इन दोनों दिनों के अंदर, अब क्या हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनकी जो सिलेबस है वो बहुत बड़े बड़े हैं। हमको पता नहीं चलता कि कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रखना है। और अब जब एग्ज़ाम में 2 ही दिन बचे हैं तो हमने अपने बाकी की सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर कर लिए, जो ईपीएफओ के अलग से जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे अकाउंट्स, हमारा लेखांकन हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, उसके अलावा हमारे श्रमिक कानून हो गए, श्रम कोड हो गए। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिस कर लिया। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये तीनों ही बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें ना जो सबसे अच्छी अप्रोच हो सकती है ना, वो हमारी ही हो सकती है कि हम ये पता लगा लें कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, स्वतंत्रता संग्राम के, तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके अलावा आप ये भी पता लगा पाओगे कि अब आखिर समय में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से सवाल बन सकता है। तो उनको और अच्छे से अब 2 दिन के अंदर इन तीनों सब्जेक्ट के कुछ चुनिंदा जो टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके मैं एक एक क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है, जिससे आप एक एक क्वेश्चन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे। तो हर जो सवाल है इस वीडियो सीरीज के अंदर, उसका क्या उद्देश्य है, इस वीडियो का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है सबसे पहला कि प्रैक्टिस हो, दूसरा उद्देश्य है कि हम लोग रिवाइज करें, तीसरा उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगाएं क्या पैटर्न है, लास्ट में देखें कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि आखिर में क्या होता है ना, नई चीज़ कभी जो है वो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी ने क्या पूछा है अभी तक वो आपको तभी पता लग पाएगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करोगे। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा जो चौथा उद्देश्य है वो ये है कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से बन रहे हैं। यानी अब हमारे जो लंबे चौड़े नोट्स हैं या किताबें हैं उनमें से हम जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इन पे स्टार लगाएंगे, 2 दिन के अंदर इनको बार बार रिवाइज करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो के थ्रू आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है इस पीपीटी की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारा जो अतुल आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करके अच्छे से, अभी वीडियो में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, बाद में इसे डाउनलोड करके जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना। और इसकी व्याख्या के अंदर भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको भी आप अच्छे से जो है यहाँ पर रिवाइज कर लेना। तो इन जो 2-4 वीडियोस अभी 2 दिन के अंदर आने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए एज मिलेगा। आखिर की जो प्रहार तैयारी जिसको बोलते हैं, वो प्रहार तैयारी आपकी इन वीडियोस के थ्रू जो है वो होगी। चलिए हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपनी पहली बड़ी उपस्थिति, सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दी थी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घुमाया गया है। अब जो विकल्प दिए हैं ना 4, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा ना तो फटाफट आप यहाँ पर चंपारण जो है वो सही उत्तर लगा देंगे, और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ये जानना कि यूपीएससी या कोई और जो बड़ी जो संस्था है वो आपको क्वेश्चंस में कैसे फंसा सकती है। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा हुआ था, यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है कि गांधी जी जब भारत में लौट आए थे दक्षिण अफ्रीका से तो उनकी पहली बड़ी उपस्थिति कहाँ पर थी। तो उपस्थिति चंपारण में नहीं थी, कहीं और थी।
तो हमारा जो सही उत्तर है यहाँ पर चंपारण नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, क्योंकि सबसे पहले जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने फिगर आउट किया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। 1914-15 तक गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में थे। अफ्रीका में आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो उन्होंने बहुत सारे जो है आंदोलन वहाँ पे किए थे, बहुत सारे बदलाव भारतीयों के लिए वहाँ पर लेकर आए थे, बैरिस्टर की तरह वहाँ पर उन्होंने काम किया था। तो 1915 में जब यहाँ पर आए तो वो फिगर आउट कर रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोखले जी ने उनको सलाह दी। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे चीज़ों को स्टार्ट करूं, कैसे इनके खिलाफ काम करूं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, भारत की एक यात्रा करके आओ, भारत एक चक्कर लगा के आओ, जाकर देखो क्या चल रहा है, उसके बाद ही फिगर आउट करना कि आप क्या कर सकते हो। तो उसी कड़ी में जो है गांधी जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का तब उद्घाटन होने वाला था, जब वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे भारत में, उन लोगों ने ये विश्वविद्यालय खोला था। तो उसके उद्घाटन में पहली बार गांधी जी को लोगों ने जो है वहाँ पर देखा था, या उन्होंने अपनी उपस्थिति दी थी, इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो यहाँ पर इनकी जो स्थापना थी विश्वविद्यालय की, आज भी बनारस के अंदर BHU है, BHU IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दोनों वहाँ पर हैं, और उसका जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ, पैदल तो आप जा भी नहीं सकते, इतना लंबा चौड़ा जो है वो, बिल्कुल पुराने बिल्डिंग्स है एकदम, जो उस समय 1915 में बनी हुई थी वही बिल्डिंग्स आज हैं। आज भी वो कॉलेज चल रहा है वाराणसी के अंदर। तो मैं वहाँ पर गई थी, तो मैं भी उस चीज़ से जो है कनेक्ट कर पाती हूँ कि वहाँ पर जो उसकी स्थापना जिन्होंने की थी, आज भी वो वैसा का वैसा ही है। तो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय। ये जरूर आप अच्छे से याद करें कि किसने की थी, और सहयोग किसने किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। तो ये आप बहुत अच्छे से याद करें। तो गांधी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शिक्षा मंदिर है, जो पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है, जिसे काशी भी कहा जाता है। इस रचनात्मक और नवोन्मेषी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, जो हमने पहले ही जान लिया। इसे भारत के विश्वविद्यालय के रूप में देखते थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संसदीय कानून BHU अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था, यानी एक अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी एज महात्मा के लेखक हैं? तो अब यहाँ से क्या एनालिसिस निकल कर आया, देखिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं इसमें हर क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी टॉपिक्स जो हैं और बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको एक नई जानकारी जानने को मिलेगी। तो यहाँ 2 क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि हमें गांधी जी वाला जो इतिहास के अंदर जो गांधी जी वाला हमारा जो टॉपिक है, या उससे जुड़े हुए, इनसे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो गांधी जी से रिलेटेड उन्होंने क्या सत्याग्रह किए, उनकी कहाँ उपस्थिति थी, उनके ऊपर कौन सी किताबें लिखी गई, वो कभी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे क्या, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए। जैसे गांधी जी ने 3 सबसे बड़े आंदोलन किए थे आते ही। सबसे पहले किया था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद उन्होंने किया था अहमदाबाद मील स्ट्राइक, उसके अलावा उन्होंने जो किया था उसको बोलते खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद रॉलेट एक्ट आ गया था, तो रॉलेट एक्ट के लिए किया था। तो इस तरीके से गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए थे। उसमें उनका किसने सहयोग किया, कब क्या हुआ, तो ये आप ज़रूर अच्छे से जो है वो याद कर लें, ठीक है। यानी अभी 2 दिन का समय है, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, अब इसमें क्या ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें बस ऐसे नॉलेज आएगी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद वाला कब हुआ, उसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, या फिर इसमें कौन इनके सहयोगी थे। तो इसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, महादेव देसाई, शाहिद अमीन, लुई फिशर, डेविड आर्नोल्ड। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ याद, मतलब अब इसमें हम सिर्फ रट सकते हैं कि कौन लेखक थे, इसमें ज़्यादा हम तुक्का नहीं लगा सकते। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है शाहिद अमीन। यानी जितने भी महापुरुष थे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, उन पर अगर कोई किताब लिखी गई है तो उनके लेखकों के बारे में भी हम अच्छे से याद कर लेंगे।
चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हमारा विकल्प भी सही उत्तर है। शाहिद अमीन ने गांधी इज महात्मा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूपी 1921-22 में लिखी थी, इसलिए इसमें विकल्प भी सही है। इसमें फरवरी 1921 में गांधी जी को गोरखपुर की जिले की संक्षिप्त यात्रा की बारे में बताया है, जो कि नेपाल की सीमा पर एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। ये दर्शाता है कि इस यात्रा को स्थानीय किसानों ने कैसे समझा। यानी जब गांधी जी 1921-22 में गोरखपुर में गए तब उनका वहाँ पर जाने का क्या इम्पैक्ट पड़ा, या जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी वो इस बुक में बताइए। तो हमें वो याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इस किताब के लेखक कौन थे। तो इस किताब के लेखक थे शाहिद अमीन। अब ऐसी जितने भी, अगर आपको कोई भी अपने नोट्स में या फिर कोई भी लिस्ट मिलती है तो उसको आप अच्छे से याद कर लें कि जितने भी महापुरुष थे उनके बारे में जो किताबें लिखी गई उनके लेखक कौन है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे, बहुत सारे अधिवेशन हुए थे 1985 से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक। तो अब सारे 1985 से लेकर आप देखो लगभग 100-150 साल से भी ऊपर तक की हिस्ट्री, यानी 1971 तक या फिर उसके आगे तक अधिवेशन हुए थे। तो हर अधिवेशन में एक नए अध्यक्ष बनते थे। अब इन सबको याद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि अध्यक्ष किस समय का पूछा है, भारत की जब इंडिपेंडेंस हुई थी, स्वतंत्रता हुई थी, उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो ये पूछा है। यानी इससे ये पता चलता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे अगर उस समय के हम अध्यक्ष याद कर ले तो हमारा काम चल सकता है। जैसे 1985 में WC बनर्जी थे, उन्होंने उसकी स्थापना के समय अध्यक्षता की थी। उसके अलावा 1905 में जब सूरत का जब स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस के 2 धड़ हुए थे, तब कौन थे ये आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा लाहौर अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके पास कौन अध्यक्ष थे। यानी जितने भी बड़े बड़े जो है स्वतंत्रता संग्राम के इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं, रॉलेट एक्ट हुआ था जब, तो उस समय कौन थे। तो वो अगर आप जो है 10-15 जो है वो याद कर ले तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो 1985, 1905, 1919 में जब वापस ये दोनों धड़े एक हुए। उसके अलावा लाहौर अधिवेशन हमारा हो गया जब जवाहरलाल नेहरू ने कुछ एक बहुत बड़ी जो है घोषणा की थी कि अब हम खुद का भारत देश बनाएंगे, ठीक है। तो और उस समय हमारा झंडा जो है वो उन्होंने रात को रावी नदी के तट पर फहराया था और ये घोषणा की थी कि अब हम और ज़्यादा इसके लिए लड़ाई करेंगे। तो और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय असहयोग आंदोलन के समय कौन अध्यक्ष थे, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तब कौन थे। तो जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे उस समय, उसके आसपास जो जितने भी चीज़ें हुई थी तो उनमें जो अध्यक्ष थे उनको हम अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, पटाभी सिद्धरमैया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी। तो 1947 के समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसे आप पट्टाभी सिद्धरमैया के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वो 1948 में बने थे। 1947 के समय JB कृपलानी अध्यक्ष थे। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। JB कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी से पहले 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कृपलानी के बाद पट्टाभी सिद्धरमैया जो हमने अभी पढ़ा था 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना सारे नाम, क्योंकि और किस किस सन में थे, क्योंकि स्वतंत्रता के आगे पीछे कौन थे ये भी हम अच्छे से याद करेंगे। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1951 में जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष बने। तो ये सारे डेट्स हम अच्छे से याद करेंगे और उसके पहले वाले भी मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे वो हम अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा पूछे जा रहे हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4, 1931 के दौरान किसके नेतृत्व में बिहार के गया जिले में एक मजबूत किसान सभा आंदोलन हुआ था। तो अब ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना कि किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या फिर किसान सभा आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुआ और उसमें कौन अध्यक्ष थे, कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो पीजेंट मूवमेंट करके जो किसान आंदोलन करके हमारे पास में एक टॉपिक है
हिस्ट्री में उसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि उससे क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप याद करना चाहो तो जो आदिवासी जो आंदोलन हुए थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी आंदोलन जो हैं वो हुए हैं, आदिवासी वाले, किसानों वाले और नॉर्मल सिविल वाले जो हैं, तो उन सबको अच्छे से याद कर लेना, उनका नेतृत्व किसने किया और वो कहाँ पर हुए थे। जैसे नील आंदोलन हुआ था, जो नील की खेती, इंडिगो रिवोल्ट जिसे कहते हैं वो। उसके अलावा जो है हमारा बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, आंदोलन हैं, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे वो आप अच्छे से याद कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं पूछ रहे, अब ये भी देख लो कितना पूछ रहे हैं। सिर्फ आपसे ये पूछा है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जितना पूछा है उतना ही याद करेंगे, टाइम कम है इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद करेंगे, उसमें घुसेंगे नहीं तो पूरे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। अपनी भावनाओं पर काबू रखो और जो चीज़ें पूछी गई है सिर्फ वही एनालिसिस करके अपना अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत कम टाइम होता है, सारे सब्जेक्ट देखने हैं तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प ए यानी यदुनंदन शर्मा। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। बिहार के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में किसान सभा स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। इसकी शुरुआत 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना और ये भी याद कर लेना कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नेतृत्व में शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें सही उत्तर है वो यदुनंदन शर्मा है, यानी गया के जो गया इलाका है बिहार का, वहाँ पर यदुनंदन शर्मा जी ने इसका नेतृत्व किया था। वैसे ओवरऑल इसका स्टार्टिंग जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने अपने कब्जे में अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतें जुटाने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। आंदोलन तेज हो गया और बिहार से पूरे भारत में फैल गया। अप्रैल 1936 में भारतीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ परिणति इसकी हुई थी, जहां सरस्वती को उसके पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने तैयार की थी? तो रिपोर्ट जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के समय पर जो बनी थी उनको भी अच्छे से याद करना, ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट किसने पेश की थी? तो यहाँ पर हमको 4 विकल्प दिए हैं, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, अहरार पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार की थी। चलिए इसकी व्याख्या में पीरपुर रिपोर्ट के बारे में और जानते हैं। तो मुस्लिम लीग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान को बनवाया था। मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे उन्होंने ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कांग्रेस से अलग होकर इसकी प्रस्तावना रखी थी कि हम एक अलग देश चाहते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या कुछ रिपोर्ट उन्होंने बनाई है तो वो हम अच्छे से याद करेंगे। पीरपुर समिति की स्थापना 1938 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा विभिन्न प्रांतों में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चुनावों के बाद गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अत्याचारों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई थी। यानी 1935 में जब अधिनियम आया था तो उसके बाद में क्या है ना, कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे भारत के अलग अलग प्रांतों में। तो उन मंत्रिमंडलों में जो लोग थे उन्होंने क्या अत्याचार किए मुस्लिमों पर, तो उसके लिए इन्होंने एक समिति बनाई और एक रिपोर्ट तैयार की और ये बताया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लीग द्वारा लाई गई 1938 की पीरपुर रिपोर्ट में कांग्रेस शासित प्रांतों में मुस्लिमों द्वारा झेली गई क्रूरता को सूचीबद्ध किया गया। मतलब वो लोग ओवरऑल ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे कि कांग्रेस ने जो है हमारा शोषण किया है और कांग्रेस जो है वो हमको शासन नहीं कर सकती है। और ये रिपोर्ट देश की विभाजन की मांग करने के लिए और उसे उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गई। तो पीरपुर रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट हुई? क्योंकि इसकी वजह से देश का विभाजन हुआ था और ये लोग ये जताने में कामयाब हुए थे कि कांग्रेस ने हमारा शोषण किया है मुस्लिमों का और मुस्लिमों को एक अलग देश देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक था? तो पार्टियों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको इसमें ओवरऑल इस वीडियो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, ठीक है, तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, उसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, तो ज़रूर उसमें अलग अलग मतलब इतने सारे लोग आकर जुड़ रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी। लेकिन लोगों के वैचारिक मतभेद चलते रहे, यानी अगर किसी का भी वैचारिक मतभेद हुआ, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का हुआ था, तो वो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया तो उन्होंने जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, अलग अपनी पार्टी बना ली। यानी जिस जिसका जो जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो अलग होता गया और कांग्रेस से अलग अलग पार्टियां स्वतंत्रता संग्राम से पहले या बाद में बनती गई। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी पार्टीज का उल्लेख हुआ है, तो इससे क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत आ रहे हैं, इसमें ईपीएफओ एग्जाम में। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि जहाँ भी हमारे नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है या कोई लिस्ट मिल जाए कि कौन कौन सी पार्टीज के संस्थापक कौन थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो वो आप अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है सी, राजगोपालाचारी। यानी ये वो लोग हैं जो शुरुआत से 20-25 साल 30 साल जुड़े हुए थे, लेकिन आखिर में इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, इनके वैचारिक मतभेद हो गए, तो आखिर में जाके इन्होंने अपनी अलग पार्टी जो है वो बना ली। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। सी, राजगोपालाचारी एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक गांधी जी के सहयोगी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसे भी अच्छे से याद कर लेना। 1957 में कांग्रेस के रास्ते से मोहभंग होने के बाद उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया और 1959 में स्वतंत्र पार्टी की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। तो इन्होंने पार्टी के उद्देश्य और उस समय की आवश्यकता पर इसमें प्रकाश डाला, और इसका क्या उद्देश्य था? राज्य में बढ़ते अतिक्रमणों के खिलाफ व्यक्तिगत नागरिक सुरक्षा के लिए ये पार्टी जो है खड़ी थी, ऐसा इनका उद्देश्य था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दांडी तक गांधी जी की नमक यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुई? तो मैंने आपको बोला था गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको अच्छे से याद कर लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसमें दांडी मार्च सबसे पहले हुआ था। तो दांडी तक गए थे, कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो हमसे पूछा है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, कोचरब, साबरमती, अहमदाबाद कपड़ा मिल, अहमदाबाद जेल। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है साबरमती आश्रम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने अपनी यात्रा की थी और वहां जाके नमक कानून तोड़ा था। चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं इसके बारे में। और तो गांधी जी ने कौन से आंदोलन किए, वो किस स्थान पर थे, उसका क्या उद्देश्य था और उससे क्या क्या उस पे लोग जुड़े हुए थे, तो वो आप अच्छे से याद कर लेना। तो 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए भारी कर के विरोध में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से राज्य के तटीय क्षेत्र दांडी तक एक ऐतिहासिक नमक मार्च स्टार्ट किया था। इसको दांडी मार्च या नमक मार्च के नाम से जाना जाता है, या दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। नमक मार्च 24 दिवसीय नमक मार्च था। 24 दिन तक ये पैदल चले थे, अहिंसक था और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। नमक मार्च 22 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रहा। इस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक लगा दी थी, तो इसलिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमसे पार्टी का क्वेश्चन पूछा है, पार्टी को अच्छे से याद कर ले, पार्टी और उनके संस्थापक या उनके सदस्य। तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी समूह का सदस्य नहीं था? यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प हमारा विकल्प भी यहाँ पर सही उत्तर है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी।
और राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। ये कांग्रेस पार्टी के भीतर एक समाजवादी समूह था। ये क्यों बना था? क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो बहुत अलग थे। वो दलितों को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि छोटे लेवल पर चीज़ें हो, और इनकी जो वैचारिक मतभेद लोगों से हो गए, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि सोशलिस्ट जो है वो इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी जो रशिया में जो चल रहा था वैसा होना चाहिए। तो हम गांधी जी उसके खिलाफ थे, तो इनके मतभेद हुए, तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली। ठीक है, इसके जो लक्ष्य थे वो थे स्वतंत्रता और समाजवाद। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी प्रकाशित की, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। 1948 में पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। अधिकांश समाजवादी युवा पीढ़ी के थे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बने, और इसमें कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मैकॉले ने 1935 में मिनट ऑन एजुकेशन में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की थी? तो ब्रिटिश सरकार के दौरान शिक्षा में क्या हुआ, क्या बदलाव हुए? तो एक यहाँ पे चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर एजुकेशन वाला, उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें भी लॉर्ड मैकॉले मिनट जो है एजुकेशन पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए: अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण, उदार साहित्यिक प्रशिक्षण, शिक्षा की उच्च स्तर पर अकेले पश्चिम ग्रंथों का शिक्षण, शिक्षा की उच्च स्तर पर पश्चिमी और प्राच्य दोनों ग्रंथों का शिक्षण। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प डी। नहीं, यहाँ हमारा सही, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जो बाकी के अंग्रेज थे उनका ये मानना था कि अंग्रेजी में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन इनका ये मानना था, मुझसे फिर से गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, हमारा सही उत्तर विकल्प डी ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम अच्छे से याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका बोलना था, मतलब इनका ये बोलना नहीं था कि उच्च स्तर पर पश्चिमी और प्राच्य दोनों ग्रंथों का शिक्षण हो, जबकि बाकी लोग ये चाहते थे कि पश्चिमी और प्राच्य दोनों ग्रंथों का शिक्षण यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये बोलते थे कि सिर्फ पश्चिमी ग्रंथों का हो जाए वही बहुत है। तो लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में भारत में पहुंचे थे, और उन्होंने सार्वजनिक निर्देश समिति के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया था। 1935 में उन्होंने प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के बीच विवाद को सुलझाने का काम सौंपा था। प्राच्यवादी ये चाहते थे, एंजलिस्ट जिनको बोलता है, कि पुराने ग्रंथ जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, और आंग्लवादी चाहते थे कि बच्चों को नई तरीके से पढ़ाया जाए। तो उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, तो उसको सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले को इंडिया में भेजा गया था। तो उन्होंने 1835 में अपने प्रसिद्ध कार्यव्रत को परिषद के में प्रस्तुत किया था, जिसे लॉर्ड बेंटिक ने मंजूरी दी थी, और मार्च 1935 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें इन सब चीज़ों को मान लिया गया। हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा जो 1905 में जब कांग्रेस में 2 धड़ हुए थे, तो उसमें से एक उग्रवादी जो थे वो थे एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें बोलते हैं। तो इसलिए इनकी विचारधारा को जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में, और उन्होंने कौन कौन से बड़े बड़े जो हैं इंसिडेंट किए थे, जैसे चित्तगोंग में आरबरी रेड हुई थी, उसके अलावा भगत सिंह जी ने जो है कई IAS ऑफिसर्स को या इनको गोली मार दिया था। तो इस तरीके की जो उग्रवादी घटनाएं हुई थी उनमें कौन कौन शामिल थे, कौन नाम था किस घटना में, तो वो आप अच्छे से याद करें। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करते थे, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है कृष्ण कुमार मित्र। यानी बाकी के जो 3 थे, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और लाला लाजपत राय, इस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, जैसे हमारे भगत सिंह जो थे, आपको याद, उनको फांसी दी गई थी।
तो उन्होंने ऐसे काम किए थे, उन्होंने लोगों को गोली मार, जैसे जो बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको गोली मारी थी। तो इस तरीके की घटनाएं वापस ना हो, तो ऐसे इनको कठिन से कठिन सजा दी गई थी इन लोगों को, ताकि और लोग ऐसी चीज़ें रिपीट ना करें। तो ये जो पाठशाला थी, इसकी शुरुआत, इसकी जो अस्तित्व थी वो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत में ही आ गया था ये अस्तित्व में। इस स्कूल का प्रतिनिधित्व बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने किया था। यानी हम इन सभी नेताओं के नाम अच्छे से याद रखेंगे। इसका प्रमुख चेहरा बाल गंगाधर तिलक थे। इनको 20वीं शताब्दी के अंत में एक अनुकूल राजनीतिक माहौल मिला और उसके अनुयायी राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। 1905 के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेतृत्व वहाँ पर किया। इसके अन्य नेता थे बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय। और इस विद्यालय के नेताओं का ये मानना था कि भारतीयों को स्वयं अपने उद्धार के लिए काम करना चाहिए और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अपनी अपमानित स्थिति से ऊपर उठने के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। उन्हें उग्रवादी भी कहा जाता था क्योंकि वे कट्टरपंथी जन आंदोलनों में विश्वास रखते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो बाल पाल लाल से जरूर याद करें, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो ये उग्रवादी अवधारणा के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 11 है रैयतवाड़ी क्षेत्र। तो रैयतवाड़ी, मनसबदारी, परमानेंट सेटलमेंट, ये तीन चीज़ें जो थी वो भूमि से कर से रिलेटेड जो है व्यवस्थाएं थी जो अलग अलग भारत के कोनों में थी। तो यहाँ पर रैयतवाड़ी जो है, रैयतवाड़ी कहाँ पर थी हमारी, ये थी दक्षिण भारत में, मनसबदारी पंजाब की तरफ और परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में था। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बड़ी मात्रा में भूमि साहूकारों, व्यापारियों और अमीर किसानों के हाथ में चली गई, भूमि उनकी चली गई थी, जो भूमि उनके हाथों में चली गई थी जो आमतौर पर किराए के सेवाओं का उपयोग करते थे। भूमिहीन की मजदूर जमींदार बन गए। इसने किराएदारों को उच्च कीमतों पर भूमि पट्टे पर प्रथा देने की प्रथा को रोक दिया। जमींदारी पूर्णतः नष्ट हो गई। तो यहाँ हमारे तीनों विकल्प ये गलत हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें वहाँ पर नहीं हुई थी, यहाँ पर ये हुआ था। यानी बड़ी मात्रा में जो भूमि थी वो साहूकार, व्यापारी और अमीर किसानों के हाथों में चली गई थी। ठीक है, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर, हमारे इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। और रैयतवाड़ी के बारे में और जानते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि तीनों क्षेत्रों में तीन अलग अलग व्यवस्थाएं थी। रैयतवाड़ी हमारी मद्रास और दक्षिण भारत में थी। तो मद्रास जो है वो उस समय गवर्नर वहाँ पे बैठते थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो होता था वही अधिकांश दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में प्रचलित होता था। और ये जो राजस्व संग्रह यानी टैक्स जो कलेक्ट होता था उसके जो तीन प्रमुख तरीके थे जो मैंने आपको बताया उनमें से एक थी और ये इस क्षेत्र में प्रचलित थी। इसका अभ्यास मद्रास, बॉम्बे क्षेत्रों के साथ साथ असम, कुर्ग प्रांतों में किया जाता था। इसको किसने तैयार किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ये आप अच्छे से याद कर ले, कई बार पूछ लेते हैं कि किसने इन व्यवस्थाओं को बनाया था। इस व्यवस्था में किसानों या खेतीहर को भूमि का मालिक माना जाता था। उनके पास मालिकाना हक था, वे जमीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या उपहार में दे सकते थे। सूक्ष्म भूमि थी उस पे 50% राजस्व लगता था और आर्द्र भूमि पर 7% राजस्व लगता था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग का गठन किया? फिर से हमसे एक पार्टी का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बार बार बोल रही थी कि अच्छे से इसको याद कर लेना। यहाँ हमारा सही उत्तर है नारायण मल्हार जोशी यानी विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। नारायण मल्हार जोशी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और था, वो ये था कि इन्होंने पहली ट्रेड यूनियन की जो है वो स्थापना की थी जिसका नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये बहुत अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ईपीएफओ के अंदर ट्रेड यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने पहले देखा। ट्रेड यूनियन पर हमने बहुत सारे सवाल भी डिस्कस किए थे। तो जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी शुरुआत किसने की थी वो भी हम अच्छे से याद करेंगे। तो ये वो थे नारायण मल्हार जोशी। तो ये भारतीय ट्रेड यूनियन नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। तो अनुयायी महात्मा गांधी जिनके गुरु थे, महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले,
वही उनके ही अनुयायी नारायण मल्हार जोशी थे। तो ये श्रमिकों के मुद्दों में शामिल हुए थे और चरमपंथी नेता लाला लाजपत राय के साथ इन्होंने इस AITUC की शुरुआत की थी और इन ईयर्स में ये इनके महासचिव रहे थे। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना भी नारायण मल्हार जोशी ने ये की थी। ये कई श्रमिक संगठनों से जुड़े रहे थे और 1921 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। NM जोशी ने इससे अलग होकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन भी किया था। तो ये आप भी अच्छे से याद कर लें। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में नो चेंजर समूह का हिस्सा नहीं था? तो जब सविनय हमारा असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे बोलते हैं, तो असहयोग आंदोलन जब एकदम से ख़त्म हो गया, जब चोरी चोरा की जो घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों को पुलिस चौकी में जलाकर मार दिया गया था, तो उस समय गांधी जी को उसका जिम्मेदार ठहराया गया था और जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एकदम से बंद हो गया था। तो उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी में दो धड़ हो गए थे, स्वराजी और नो चेंजर्स। तो हमसे ये पूछा है कि नो चेंजर्स में कौन हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी ये इस नो चेंजर्स समूह का हिस्सा नहीं थे, ये स्वराजी समूह का हिस्सा थे। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जो स्वराजी थे उनका ये मानना था कि हमें जो है अभी तक हमने जो निष्कासन कर रखा है, जो हमारी जो मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ असेंबलीज बनाई थी, सभाएं बनाई थी, तो उसमें ये लोग जा नहीं रहे थे क्योंकि ये आंदोलन कर रहे थे। तो अब कई लोग बोल रहे थे कि चलो इसमें वापस चलते हो, कई लोग बोल रहे थे कि नहीं चलते हैं। तो जिन्होंने ये बोल दिया कि चलता है तो वो स्वराजवादी में आ गए, ठीक है। और जिन्होंने बोला नो चेंजर्स यानी नहीं जाएंगे, यानी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज, उनको कोई चेंज नहीं चाहिए था, तो उनको नो चेंजर्स वाले धड़ में डाल दिया। तो गांधी जी की जब गिरफ्तारी हुई थी ना, तो उससे मनोबल कांग्रेस वालियों का और राष्ट्रवादियों का गिर गया था और इस पे बहस शुरू हो गई थी कि संक्रमण काल यानी जो आगे का जो क्या होने वाला है उसके पहले के टाइम पे अब हम क्या करें, इस निष्क्रिय चरण में क्या करें। तो जो CR दास, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो थे, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान थे, इन्होंने बोला कि बहिष्कार को समाप्त कर दो और वापस जाओ और जो भी विधानसभाओं में जो बुनियादी कमजोरियां हैं उनको उजागर करो, उनके साथ काम करो और उनको जो है उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इसमें प्रवेश कर लेना चाहिए। तो ये जो लोग थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया उनको स्वराजवादी बोला, और इन्होंने नो चेंजर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं प्रवेश नहीं करेंगे, इसका विरोध किया। लेकिन पहले 1905 में जो हुआ था कि कांग्रेस के दो धड़ हो गए थे, तो वापस लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस फिर से दो पार्ट्स में बटे। तो उन्होंने बोला कि जिसको जो करना है वो करो, जिसको स्वराजवादी बनना है स्वराजवादी बनो, जिसको नो चेंजर बनना है नो चेंजर बनो। तो नो चेंजर से इन्होंने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और बहिष्कार और असहयोग जारी रखने की वकालत की। इनका निलंबन सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की शांत तैयारी भी इन्होंने इसकी वकालत की कि अब जो अगला जो आंदोलन होगा ना उसकी शांत तैयारी हम करेंगे, तो इसकी इन्होंने वकालत की। इस विचारधारा का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालचारी, M A अंसारी, जिन्हें नो चेंजर्स माना जाता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जब बातें नहीं बन रही थी तो अलग अलग तरीके के मिशन भेजे गए थे, जैसे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो ये मिशन किस लिए भेजे जा रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंग्लैंड से कि कैसे भी करके इनको मना लो और इनको बोलो कि मतलब ये लोग चाहते थे कि कम से कम जो है ऑटोनॉमी यानी कम से कम अधिकार भारतीयों को दिए जाए, इनको स्वतंत्रता तो दें लेकिन ऐसे दे कि हमारा हक बना रहे, हम जो है वहाँ पर जस के तस रहे। लेकिन जो कांग्रेसी थे वो अड़ गए थे, तो बार बार बातें नहीं बन रही थी। वो बोल रहे थे हमें पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए और विश्व युद्ध 2 चल रहा था, भारतीयों की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार जो है नेगोशिएशन कर रही थी और एक एक मिशन के साथ में ये थोड़ा थोड़ा जो है आगे बढ़ रहे थे कि स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी, नहीं तो विश्व युद्ध 2 में ये हमको सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो उस समय जो है कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया था। तो उस समय पूछा है कि कौन इसमें सदस्य नहीं थे, तो यहाँ हमारा सही उत्तर है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड वेवल प्लान था, तो उस प्लान के अंदर लॉर्ड वेवल ने प्लान बनाया था कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन भेज के इनको एग्री करवाया जाए। तो कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन लॉर्ड वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा दिया गया एक बयान था, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर नहीं आने के मद्देनजर भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल थे। तो मैंने आपको ये इजी लैंग्वेज में बता दिया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें सदस्य कौन थे, तो अब आपको ये पता चल गया कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, जितने भी मिशन भेजे गए थे तो उनके सदस्य कौन है, तो ये हम अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। तो हमारा सही उत्तर विकल्प डी हुआ था। इसी प्रकार से मित्रों, आज के हमारे अब टारगेट सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्वतंत्रता संग्राम वाले टॉपिक से हो गए। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही 3-4 वीडियो आज और कल में लेकर आएंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। इन वीडियोस को देखो, एनालाइज करो और अपना रिवीजन जो है उसको और ज़्यादा अच्छे से करो। और जब इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं का सिर्फ रिवीजन करो ताकि एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की या फिर आपकी एक्यूरेसी, सटीकता जो है वो बढ़े। अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।